सृजन सीटेट क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2023 नियमावली शुरू हो चुका है। तो सृजन सीटेट क्लास आज फर्स्ट डे अपना क्लास स्टार्ट कर रहा है। तो फर्स्ट क्लास में हम कुछ बातें करेंगे। सभी लोग आप सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करके फिर सरकार ने आपको इस एग्ज़ाम में झोंक दिया है, तो हमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। उसके लिए हमें तैयार रहना है कि जब भी बारी आए तो हम अपना परफॉर्मेंस दे करके अपना सिलेक्शन लें। सरकार की मंशा जो रहे, लेकिन मेरी मंशा साफ है कि हमें मेहनत करके अपना सिलेक्शन लेना है। आप लोग को मैं ये बताऊं कि जो आपने स्टेट का एग्ज़ाम दिया या सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उससे कितना यह एग्ज़ाम भिन्न होने वाला है। जहां आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, स्टेट का एग्ज़ाम दिया, वहां पे एक कट ऑफ था कि उस अंक को लाने के बाद आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए। शिक्षक की पात्रता परीक्षा थी, शिक्षक के लिए आप एलिजिबल हो गए। वो जो वहाँ निम्न कट ऑफ था कि किसी में 90 था, किसी में 82 था, वो यहाँ निम्न कट ऑफ नहीं है। मैथमेटिक्स में हम लोग लोअर बाउंड और अपर बाउंड पढ़ते हैं, तो वहाँ क्वालिफाई होने के लिए जो है एक लोअर बाउंड था, जिसको आपने क्रॉस किया तो आप क्वालिफाई हो गए। तो यहाँ वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा, यहाँ आपके लिए अपर बाउंड रहेगा कि जितना मैक्सिमम आप मार्क्स लाएंगे आप बेनिफिटेड में रहेंगे। तो वो तभी संभव हो सकता है जब जितने सारे सब्जेक्ट आपके हैं उन सारे सब्जेक्ट को आप अगर बैलेंस करके आप चलते हो। कभी आपने सीटेट क्वालिफाई किया जिसमें आपने अपना मानक रखा कि भाई मैथ्स अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी 90 का कट ऑफ है, पार कर जाते हैं, कोई बात नहीं है। आपने वहाँ नहीं पढ़ा, बिल्कुल आप चल गए। किसी ने तय किया कि नहीं थोड़ा हम सीडीपी ही कम पढ़ते हैं, किसी ने तय किया कि वीएससी थोड़ा कम पढ़ते हैं, 90 का ही तो कट ऑफ है। लेकिन वो रणनीति के तहत अगर हम यहाँ चलेंगे तो मेरे विचार से लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला जो है नहीं है। जैसा कि आपने सीटेट के रिजल्ट में देखा कि अगर एक नंबर किसी स्टूडेंट को अगर और आ जाता तो पूरे बिहार में कम से कम 1 लाख और सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी हो जाते, एक नंबर। तो आप यह देख रहे हैं कि एक नंबर से लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो चूक गए हैं। अगर मान लीजिए 1 to 5 का एग्ज़ाम हो और उसमें अगर मैथ्स की भूमिका 10 मार्क्स का हो, तो हम उस मैथ को क्यों इग्नोर करें, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो एक नंबर से नहीं होगा। अगर हम 10 की भरपाई अच्छे से करें तो आपको वो बहुत आगे पहुंचा सकता है। उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को आपको जो है वो पैरेलल लेकर के चलना होगा, तब मुझे लगता है कि आप सेफ होंगे, आपकी सफलता होगी। तो मैं कुछ बातें जो है 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 में जो है जैसा कि कहा गया है कि एक जनरल टेस्ट, और उसमें अभी ही देख रहा था कि लिखा कि सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि अगर 1 to 5 में अगर सब्जेक्ट की बात लिखता है तो ये सब्जेक्ट क्या होंगे। मेरे विचार से लगता है कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होंगे जो टीचर 1 to 5 में बच्चे को पढ़ाएंगे। तो 1 to 5 के बच्चे को आपको मैथ्स पढ़ाना होता है, आपको हिंदी पढ़ाना होता है, आपको साइंस पढ़ाना होता है, यानी कि बेसिक में जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब मैटर करेगा। अब जैसे देखिए कि क्वेश्चन मेरे विचार से कैसे यहाँ 1 to 5 में होंगे। सीटेट का जो एग्ज़ाम था मानक लगता है उसी के पैरेलल चलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि चलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वही होगा।
वो तो सरकार के द्वारा जारी होगा, बीपीएससी उस सिलेबस को देगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार लगता है कि उसमें होगा ये कि मैथ का क्वेश्चन जो है 1 to 5, तो 1 to 5 में जैसा आपने सीटेट मैथ्स का क्वेश्चन दिया है, मेरे विचार से आपका लेवल वो नहीं होगा, थोड़ा सा उससे आपको जो है ऊपर बढ़ना होगा। उसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी का जो कुछ ग्रामर पोर्शन है, अभी कुछ सिलेबस जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, जिसमें आप देखेंगे हिंदी की अगर बुक देखेंगे 1 to 5 में, तो ग्रामर, हिंदी ग्रामर जो है वह पार्टिकुलर बुक्स में भी दे दिया है। और जो लोग सीटेट में हिंदी ग्रामर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ते हो, तो 1 to 5 में सारे क्वेश्चन वो जो हैं अभी के बुक में दिए हुए हैं। जो लोग पुराने 1 to 5 हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वहाँ ग्रामर, हिंदी ग्रामर नाम का कोई चीज़ नहीं था, सीधा एक हिंदी की बुक हुआ करती थी, हम लोग जो है पढ़ लिए, पास कर गए। लेकिन अब जो है नए जो ये रूल है उसके अनुसार जो है सिलेबस, जो नया सिलेबस है उसमें हिंदी ग्रामर भी है। तो मुझे लगता है कि 1 to 5 में आपका हिंदी ग्रामर की एक भूमिका होगी। साइंस जो 1 to 5 वाले में है, 1 to 5 का अगर साइंस पढ़ते हैं तो सिर्फ वह जो है आपके लिए मुकम्मल नहीं है कि आप उतने से ही कर सकते हैं। साइंस के लिए आपको कम से कम जो है 9-10 तक का जो है, अब 9-10 तक में डेप्थ क्या होगा 1 to 5 के लिए, उसमें बहुत डीप में नहीं जाना है। या आपका जो SST है, तो जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, जिसका कॉन्सेप्ट से विशेष वास्ता नहीं रहेगा। बिहार का एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है कि कुछ आपका जो है बिहार से रिलेटेड जनरल कुछ क्वेश्चन होंगे ही होंगे। और ये सब के लिए लगता है कि सारे कैंडिडेट को बीपीएससी के सिलेबस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, सबको पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देना चाहिए कि इन सारे चीज़ों, एक लगता है कि कॉमन होना ही होना है। तो इन चीज़ों को निश्चित रूप से आपको जो है पढ़ना चाहिए। ऐसे हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे हम कि मैथ्स में क्या लेवल जो है हर एक स्टैंडर्ड में रह सकता है। तो 1 to 5 में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सीटेट का जो आपका पैटर्न था, सीटेट का जो क्वेश्चन था, उसको तो आपको मानक रखना ही रखना है। कुछ एक चीज़ वहाँ से थोड़ा सा लेवल आपको हट के मिलेगा, जैसा कि बीपीएससी जो है हर एक एग्ज़ाम में 7-8 क्वेश्चन जो है सो देती है लेकर के। तो जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ में नंबर सिस्टम की, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी संस्था जो एग्ज़ाम लेती है, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो जैसे 1 to 5 या अपर लेवल में अगर आप हाई स्कूल में भी जाते हो तो वहाँ भी ये नंबर सिस्टम जो है भूमिका निभाएगा। अब नंबर सिस्टम जो है भूमिका दोनों लोगों के लिए निभाएगा, चाहे आप आर्ट्स से हों या साइंस से हों। नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर कहूँ कि नंबर सिस्टम से कैसा क्वेश्चन जो है हो सकता है। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कि जैसे 9-10 का जो सिलेबस होगा, जिसमें मैथ, साइंस वाले बच्चे के लिए मैथ की बढ़ियाता होनी चाहिए, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है सो रहेंगे। ये नंबर सिस्टम 1 to 5 वाले के लिए भी होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा 256 पावर 123। अब जैसे इसमें कहेगा क्या कि इसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे नंबर जो आएंगे वो कौन से नंबर आएंगे। अब देखने से लगता है कि मुझे ये 256 को 123 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो पाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे ऐसे जैसे कि यहाँ कोई भी नंबर रहेगा और उस पर कुछ भी पावर रहेगा, अगर उसका यूनिट प्लेस अगर पूछता है तो आप इजी वे में बता सकेंगे। जैसे इसका अगर आंसर कहेंगे, जैसे देखिए आपको मैंने ऑप्शन दे दिया कि 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 8 होगा। अब जैसे देखिए यहाँ आप लोग के यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि अगर एंड में अगर 6 है, उसका कोई भी पावर होगा तो उसका लास्ट डिजिट जो आएगा वो 6 ही होगा, 0 को छोड़ करके। यहाँ 0 जो है
इसके बदले अगर 0 हो जाएगा तब तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जैसे इसका वैल्यू आ जाएगा आपका ये 6। तो इसी तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मैथ में जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होंगे तो किस रूप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे इसका ये पावर है, तब मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ 2 रह सकता है, यहाँ 4 रह सकता है, यहाँ 5 रह सकता है। तो एक ये कि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, अक्सर बीपीएससी ने ऐसे एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर फोकस करते हैं बिना सिलेबस का, तो लगता है कि आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा टाइप अगर हम चलते हैं इसमें, तो नंबर सिस्टम में आपको पूछे जाएंगे डिविजिबिलिटी से सवाल। तो डिविजिबिलिटी में कई एक तरीके के सवाल होते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको हम कहते हैं 2, 3, 4, 5, 6 x 9। अगर ये डिजिट 9 से डिविजिबल हो, इसमें अगर 9 से आप डिवाइड करते हो, इसमें अगर पूरा भाग लग सकता है, तो बोलिए इस x के जगह पर क्या आएगा। और आपने ऐसा एक पैटर्न का सवाल सीटेट में भी दिया होगा, और बीपीएससी ने जितने सारे एग्ज़ाम को लिया है, अगर आप पीछे पलट करके देखिएगा तो इस टाइप का सवाल आपको जो है मिलेगा। अब यहाँ पर जब हम 1 to 5 के दृष्टिकोण से अगर सोचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 9 से डिवाइड करने लगते हैं, और 9 से डिवाइड करने के चक्कर में जो है वो डिवाइड में ही गलत करके x जो है गलत पे चले जाते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी कहता है कि इसका जो है सम, डिजिट सम, अंकों को आप जोड़ दीजिए। अगर अंकीय योग 9 से अगर विभाजित है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए अंकीय योग क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जोड़ना है। तो मैं आपको ये जोड़ने के लिए भी नहीं बता रहा हूँ, जो जोड़ करके 9 हो जाए आप उसको हटा दीजिए। जैसे मैं देखिए इसको हटा दिया, 6, 3, 9 को हटा दिया, 4, 5, 9 को हटा दिया। अब देखिए इस दोनों को मिल करके आपको इसको 9 पुराना है। ये 2 है, तो बोलिए यहाँ क्या आएगा जो 9 हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7। तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो है आपके लिए अहम होने वाला है। ऐसा कभी दे देगा कि 11 से डिविजिबल है, कभी 6 से डिविजिबल है, कभी 3 से डिविजिबल है। तो एक ये टाइप आपके लिए अहम होने वाला है, और मेरे विचार से जो है बिना सिलेबस आप ऐसे सवाल का प्रैक्टिस जो है सो कर सकते हैं। दूसरा देखिए कि जैसे हमने कहा कि एक संख्या, एक नंबर है, अब वो कौन सी संख्या है पता नहीं। जो कहते हैं 361 से अगर भाग देते हैं, शेष बचता है 27। अगर इसी संख्या में 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब एक संख्या के बारे में कहा है, वह संख्या मुझे पता नहीं है कि वह संख्या कौन सी संख्या है, लेकिन वह यह बता रहा है कि अगर आप उसमें 361 से डिवाइड करते हो तो शेष रिमाइंडर जो बचता है वो 27 बचता है। अब उसी संख्या में अगर 19 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा। अब मोटे तौर पर जब हम 1 to 5 के लेवल में अगर जाते हैं, जैसा हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो लोग पहले वो संख्या को पता लगाना चाहते हैं कि वह संख्या है कौन, कि जिस संख्या में अगर 361 से डिवाइड करें तो 27 शेष बचे। अब ये कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये 361 को देखिए और 19 को देखिए, ये 19 का स्क्वायर 361 दिया हुआ है, 19 का स्क्वायर। तो आपको इसमें उस संख्या के बारे में कुछ नहीं, ये जो रिमाइंडर है ये देखिए 19 से ज़्यादा है, तो आपको 27 में 19 से भाग दे देना है। देखिए कितना बच गया रिमाइंडर आपका, 8। अब देखिए ये एकदम बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि 361 से कहा कि आप भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वो 27 बचेगा। अगर उसी में आप 19 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा।
अब आप कहेंगे क्या कि सर ये कोई ज़रूरी थोड़े है कि यही सवाल, अब क्यों मैंने ये सवाल लिखा? तो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन जब आप देखेंगे कि उसने किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी ने अगर एग्ज़ाम लिया है तो ऐसे सवाल जो हैं वह पूछे हैं जिसका रिलेशन दिया रहता है। तो इस टाइप के सवाल को अगर आप, और ये डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिविजिबिलिटी का पहला टाइप मैंने पहले बताया आपको कि वो कैसे रहेगा। दूसरा टाइप ये है जिसमें कि आपको ये देखना है कि देखिए इसी में एक और टाइप रहता है, जैसे आपको कहेगा कि 27 टू द पावर n माइनस 19 टू द पावर n, या अगर n को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे हमने कह दिया आपको 31 और यहाँ कह दिया 31। अब कहेंगे कि यह संख्या, इसका जो वैल्यू आएगा वह कौन एक नंबर होगा जिससे फिक्स हुआ डिवाइड होगा। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ पर जो नंबर है यह ऑड दिया हुआ। अब सीधा सीधी अगर इसको सोचते हैं तो लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, कराते ये 31 निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, तब जो है सो हम यह जान पाएंगे कि ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ से आइए, ए क्यू माइनस बी क्यू अगर होता है, चूँकि क्यू के लेवल पर आपने पढ़ा है, 5 नहीं पढ़ा है, 7 नहीं पढ़ा है, 9 नहीं पढ़ा है। देखिए यहाँ अगर इसका जैसे फैक्टर फॉर्म में फार्मूला लिखते हैं तो सब लोग बेसिक में पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये जो संख्या आया इससे ये निश्चित रूप से डिविजिबल होगा a माइनस बी से, चाहे यहाँ 3 पावर हो कि 5 पावर हो कि 9 पावर हो कि 11 पावर हो। जैसे ही ऑड नंबर होगा तो ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। आप देखिए इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 27 में 19 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 8। तो आपका आंसर क्या होता है 8। अब देखिए कि मैं जो यहाँ मैथ्स की चर्चा कर रहा हूँ कि इसका आंसर, अब देखिए कि अगर ये आप जान रहे हैं तो बहुत इजी वे में आप कह रहे हो कि 8। चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो, जैसा कि आपका बिहार सरकार ने कह दिया है कि उन लोगों को भी जो है एग्ज़ाम देना है। अब हो सकता है उनकी प्रक्रिया क्या हो कि कोई उनका कट ऑफ दिया हुआ हो या सामान्य जैसे और लोग एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के तहत। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है क्या कि जब आप एक स्कूल के अच्छे टीचर हो, जब आप वहाँ बताते हो बच्चे को, तो वहाँ बताते हैं हम लोग बाय प्रोसेस बताते हैं कि एक सवाल है उसको वो 5 मिनट में बनाते हैं, 2 बोर्ड में बनाते हैं, 1 बोर्ड में बनाते हैं, उस लेवल पर आप अच्छे हो। लेकिन जो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना अब है उसके लिए आपको ऐसे मेथड की आवश्यकता होगी। जैसे ही आपके एग्ज़ाम में कुछ भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो श्योर आपका टाइम वहाँ घट जाएगा। मैथ के एग्ज़ाम में कभी किसी का टाइम बढ़ता नहीं है, और टाइम आपका बचेगा कब, जब बिना प्रोसेस के उसको बनाएंगे तब। जब आप किसी स्कूली एग्ज़ाम में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जाते हैं, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर करें। आप सभी बच्चे को भी बताते हैं एग्ज़ाम में कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किताबी भाषा में नहीं लिखना है आपको। लेकिन वही जब आप कोई कंपटीशन फेस करते हैं तो वहाँ रहता है कि सही उत्तर को चुने, वहाँ नहीं रहता है कि आप इसको बनाएं, अपने शब्दों में आंसर दें। वहाँ रहता है चूज द करेक्ट आंसर।
बनाने के लिए नहीं कहता, वो क्या कहता है, चुनने के लिए कहता है। और मैथमेटिक्स में अगर आपने चुनना सीख लिया, और चुनने का हर एक टॉपिक चुनने का जो है तरीका है, अगर वो आपने सीख लिया तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, नंबर सिस्टम में जिन चीज़ों का हमने चर्चा किया, तो चर्चा ऐसे नहीं किया है। आप डिफरेंट टाइप बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखेंगे जहाँ की ये चीज़ जो है, और जब इसको ऐसे देखिएगा तो लगेगा कि ओह यार, ये 1 to 5 लेवल का थोड़े है, या इसी को अगर जब आप बना हुआ या किसी दूसरे वे से जब बना हुआ आप देखेंगे तो लगेगा कि बाप रे बाप, ये सब 1 to 5 में पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये आंसर हो रहा है तो आपको पता लगेगा कि यह 1 to 5 में पूछने वाला है कि नहीं है, या कभी अगर पूछा है तो क्यों पूछा है। यहाँ कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको जो है 5-6 में मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट दूसरा टॉपिक अगर नंबर सिस्टम में अगर बोलते हैं आपको, तो वहाँ आपको एलसीएम से क्वेश्चन रहेगा, और बीपीएससी ने एलसीएम से भी रिलेटेड सवाल बहुतों पूछे हैं। वो आपका क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे दे देगा, क्या कोई नंबर दे दिया लेकर के 2, 5, 8, 9, कहेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें ये सब से भाग देने पर शेषफल 2 बचे, शेषफल 5 बचे, या अलग अलग शेषफल में कह देगा क्या कि भाग देने के बाद जो है शेषफल ये बचता है। और इस टाइप के सवाल जो हैं वो ढेरों पूछे गए हैं। और अगर एलसीएम को अगर, और ये जनरल टाइप क्वेश्चन आ गया, ये सवाल आपको 1 to 5 में भी रह सकते हैं, और ये सवाल आपके हाई स्कूल में भी रह सकते हैं। और ख़ास करके 1 to 5 वाले लोग का यह जो है आपका बिल्कुल ही सिलेबस होना चाहिए। अगर मैथ का एक भी क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन डालता है तो यहाँ पे सेटर का ज़रूर फोकस रहेगा कि एलसीएम से रिलेटेड सवाल। तो आप एलसीएम से रिलेटेड सवाल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज फर्स्ट डे है, मैं थोड़े थोड़े से जो है बिना सिलेबस के छूना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या एक्सपीरियंस कहता है, और आने वाले दिनों में आपका सिलेबस आ जाएगा। हो सकता है कि मैं अगर 1-2% भी अगर राइट हूँ। तो एलसीएम आपको देखना है। एक टॉपिक है जो टॉपिक आपका 9 to 10 और 1 to 5 वाले लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है। वो टॉपिक आपका है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब दोनों लेवल पर जो है इससे 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 to 5 वाले में इसका आपका सीरीज पे सवाल रहेगा, जैसे 2-3 टर्म दे दिया, कहेगा नेक्स्ट क्या होगा आगे, जो कि एपी से रिलेटेड होगा। कभी उसका सम पूछ देगा आपको कि 5-10 संख्या दे दिया, उसका सम क्या होगा। 9-10 वाले लोग में तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ही यहाँ एपी से बनता है, जहाँ आपको जैसे सम ऑफ n टर्म्स दे दिया और किसी टर्म का रेशियो पूछेगा। तो आप अपने सिलेबस में एपी को निश्चित रूप से देख सकते हैं, चाहे आप 1 to 5 वाले हों या आप 9 to 10 वाले हों। एपी 1 to 5 में जनरली इससे आपका सीरीज का सवाल रहेगा। सीरीज का सवाल देखिए कैसे रहेगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया 8, देखिए एक छोटा सा ये दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कैसा, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर दे देगा कि आप आगे क्या होगा। तो एपी होता है क्या कि इसका डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 9 है और इसका 9 है, इसका मतलब है कि इसमें 9 ऐड कर देंगे तो अगला मिलेगा, यानी कि आगे जो है वह 35। तो एपी को इग्नोर नहीं करना है। अगला टॉपिक आपका हो सकता है परमुटेशन कम्बिनेशन, जो टॉपिक सदाबहार होता है और हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं,
जिस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जैसे अपने सीटेट के एग्ज़ाम में, बीएड के एग्ज़ाम में, जैसे कि एक ग्रुप में 10 आदमी हैं और एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, तो कुल जो है सो कितने तरीके से जो है एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलीगन है, समबाहुभुज है, आप जैसे कहते हैं क्या, डेकागोन, जिसमें 10 भुजा है और उसमें कितने डायगोनल होंगे, विकर्ण। जैसे आप रेक्टेंगल में कहते हैं कितने विकर्ण होंगे, आयत में, वर्ग में, उसी तरह से अगर वो आयत वर्ग ना हो करके उसमें 10 भुजा वाला हो तो उसमें कितने विकर्ण होंगे। तो परमुटेशन कम्बिनेशन के कुछ एक टाइप हैं जो सारे एग्ज़ाम में, और ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है उसमें आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है वह मिलेगा। जैसे 10 आदमी है, 10 आदमी को लाइन में खड़ा करना है, बताइए कितने तरीके से खड़ा कीजिएगा। 10 आदमी को राउंड टेबल में बैठाना है, बताइए कितने तरीके से जो है उसको बैठा सकते हैं। किसी क्लास में जो है 6 पीरियड है और 5 सब्जेक्ट हैं, बताइए कितने तरीके से क्लास लगाया जा सकता है। तो ये सारे परमुटेशन कम्बिनेशन के सवाल हुए, और ऐसे सवाल का लगता है कि आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से जो है वो अहम भूमिका होगी। और बीपीएससी ने पिछले जितने सारे एग्ज़ाम में है तो ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आप बिना सिलेबस के परमुटेशन कम्बिनेशन के लिए पढ़ने का आप माइंड मेकअप कर सकते हैं कि मैथ्स में हम परमुटेशन कम्बिनेशन का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, और उसको इजी वे में बनाने का तरीका जो है आपको अपनाना होगा। अगर किताबिक भाषा से आप उसको बनाइएगा तो आपको लगेगा कि मैथ बहुत ही टफ है, हम उसको बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। उसको जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ करके बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। परमुटेशन कम्बिनेशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है एक एज रिलेटेड सवाल कि कभी पिता की उम्र, पुत्र की उम्र 2 गुनी, 3 गुनी, आधा, इससे अधिक, 5 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो एज रिलेटेड सवाल जो हैं यह भी जो है आपके लिए अहम होंगे, और यह भी 1 to 5 और अपर दोनों के लिए हो। दूसरा जो है बोट स्ट्रीम, धारा और नाव वाला सवाल कि धारा की दिशा में इतना, विपरीत दिशा में इतना घंटे में कितना दूर जाएगी, या इसको आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस भी रख सकते हैं। कुछ बेसिक जो है रेलगाड़ी वाले सवाल कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, डिफरेंट दिशा में जा रही है, कितने देर में उसको छोड़ देगी, कितने देर में पकड़ लेगी, एक खंभा है, रेलगाड़ी जा रही है, इतने देर में पार कर गई। तो ये सुनने में लगता है कि बाप रे बाप, ये सब एग्ज़ाम में ये टॉपिक, जब उसके सवाल से आप रूबरू होंगे तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, और वो आपका जो है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 का जो लेवल है वही क्वेश्चन आपका। कुछ चीज़ें आपका जो है एवरेज से, जिसमें कि प्रचलन में क्वेश्चन है आपका कि क्रिकेट वाला सवाल कि इतने मैच में इतने रन बनाए, इतने मैच में इतने बनाए, इतना एवरेज बढ़ गया, बताइए कि अगला मैच में कितना रन बनाया या पिछला मैच में कितना एवरेज था। तो क्रिकेट मैच संबंधी जो है वो 1 to 5 में भी आपके सवाल हो सकते हैं और 9, 10 में भी सवाल हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड में आ जाता है आपका माध्य माध्यिका बहुलक। तो माध्य माध्यिका बहुलक में आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन, माध्य का आपको डेफिनेशन आना चाहिए, बहुलक का डेफिनेशन आना चाहिए और माध्यिका का डेफिनेशन आना चाहिए। कोई सीरीज दे दिया लेकर के, उसमें पूछेगा कि इसका माध्य क्या होगा, इसकी माध्यिका क्या होगी, इसका बहुलक क्या होगा। और एक ये जो मैंने कहा कि माध्य माध्यिका में संबंध, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, उस चीज़ को देखना है। इससे आगे अगर आप बढ़ते हो तो प्रोबेबिलिटी का एक सवाल होता है जो कि कॉमन हो जाता है, जो किसी भी एग्ज़ाम में जो है बीपीएससी पूछ देता है। तो थोड़े बहुत जो है आप बेसिक, और 9, 10 वाले का तो वो प्रॉपर रहेगा, और 1 to 5 वाले का बेसिक जो है वह आपको ध्यान देना होगा। जैसे एक परिवार में 3 बच्चे, एक परिवार में 3 बच्चे थोड़ा टफ हो गया, 2 बच्चे कर देते हैं। अब
उसमें कहते हैं कि दोनों बच्चे के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। और ऐसे सवाल जो होते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होता है। जैसे मैंने आपको ये कहा कि एक परिवार में जो है 2 बच्चे हैं, तो वह 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, एक पहला बॉय हो जाए दूसरा गर्ल होगा, ऐसा हो सकता है। पहला बॉय हो जाए दूसरा भी बॉय हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, पहला गर्ल हो जाए और दूसरा बॉय हो जाए, ऐसा हो सकता है। और दोनों जो है, चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल और फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। तो देखिए टोटल कितना बनेगा, 4। और प्रोबेबिलिटी की भाषा में इसको जो है सैंपल स्पेस बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। यानी कि ये 4 पॉसिबिलिटी होता है कि उस 2 बच्चे के होने का। अब उसमें कहा है क्या कि दोनों बॉय, तो देखिए दोनों बॉय कितना है, 1, तो टोटल कितना था 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4, 1/4 हो गया। तो ऐसे सवाल का भी जो है वह जो आप सीटेट वाला लेवल इसमें नहीं रहेगा, बीपीएससी वाला में सीटेट वाला लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपको जो है छोटा छोटा 2+4 ये नहीं पूछेगा। और ये सवाल जब कॉमन एंट्रेंस की बात होती है तो प्रोबेबिलिटी का सवाल कहीं ना कहीं आपको जो है वो दिखता है। तो ऐसे सिलेबस आएगा तो क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी, और ये 9-10 वाले के लिए तो फिक्स है, उसमें तो रहना ही रहना है। और 1 to 5 वाले में भी ऐसे सवाल जो हैं छोटे छोटे सवाल, कि जैसे एक सिक्का है उसको उछाला तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हेड आने का प्रायिकता क्या होगा। हाँ, 1/2 होगा। देखिए इनको याद है, हाँ या तो हेड होगा या टेल होगा। देखिए सभी लोग का मैथ्स अच्छा है। तो आगे जो है हम पुनः अभी थोड़ा सा मैं आपको सूचित कर दूं कि अब जो है सृजन सीटेट क्लास जो है बीपीएससी के लिए जो है वह रेगुलर रूप से क्लास जो है चलेगा। 1-2 दिन में जो है सारे विधिवत चीज़ें जो है वो दिखने लगेंगे। जैसा कि टाइमिंग जो है वो फ़िलहाल 10 बजे के लिए दिया गया है, तो मिनिमम जो है 3 आवर्स का क्लास चलेगा मिनिमम। जैसे नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस आ जाता है, तो वो टाइम आपका बढ़ेगा। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो सिर्फ जो है आपको मैं आमंत्रण देता हूं कि सृजन सीटेट क्लास में आकर के देखने के व्यू से आप निश्चित रूप से आइए। 5-10 दिन 20 दिन का क्लास जो है इत्मीनान से कीजिए। ऐसे आपके पास उतना समय नहीं है कि 20 दिन आप कहीं जो है फालतू का जो है दीजिएगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप मेरे क्लास को देखने के लिए आइएगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने का मन कर जाएगा और आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे। और नहीं भी पढ़ने का इच्छा हो, आप कहीं अन्यत्र जगह भी जाते हैं तो आप इत्मीनान से जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। आप आकर के देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं सही चीज़ें जो हैं चल रही हैं तो निश्चित रूप से जो है, और मैं आपसे जो है मैथ्स के रूप में जो है सो मिलते रहूँगा। और 1 घंटे का क्लास मेरा जो है वो बीपीएससी वाले लोगों के लिए जो है सो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज जो है सो अगले जो मेरे फैकल्टी होंगे वो आपके सामने अपनी बातें जो है रखेंगे। आज क्लास के रूप में जो है बस इसी तरह से चर्चाएं और परिचर्चाएं ही जो है वो होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास का